नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खास खबर में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज नवा दिन। 4 दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा सत्र। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। तो ये आपको बता दें कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। जहां अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। 4 दिन के अवकाश के बाद आज दोपहर 2 बजे फिर से हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये आपको बता दें कि आज सत्र की कार्रवाई पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष सदन में आज एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री, अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरेगा। तो वही बजट सत्र, बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे। इस पर भी विपक्ष दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां आज हरियाणा विधानसभा सत्र का 9वां दिन है। तो ये आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो वही अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा सत्र का आज 9वां दिन है। तो दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो 4 दिन की छुट्टी के बाद अब हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा सत्र का आज 9वां दिन है। तो वही अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। बड़ी और अहम जानकारी पुंडी से, जो अप्रेंटिसशिप करने वाली परीक्षु नाराजगी। तो ये आपको बता दें कि भत्ता ना मिलने से है नाराज। जहां खंड शिक्षा कार्यालय पर जड़ा ताला। ये बड़ी और अहम जानकारी पुंडी से, जहां अप्रेंटिसशिप करने वाली प्रशिक्षु नाराजगी। भत्ता ना मिलने से है नाराज, तो खंड शिक्षा कार्यालय पर जड़ा ताला। तो बड़ी और अहम जानकारी पुंडी से, जहां अप्रेंटिसशिप करने वाली प्रशिक्षु नाराजगी का पूरा मामला है। जो आपको बता दें कि भत्ता ना मिलने से नाराज है प्रशिक्षु। तो वही खंड शिक्षा कार्यालय पर इसके बाद ताला चढ़ा गया है। तो अप्रेंटिसशिप करने वाली प्रशिक्षु नाराजगी। भत्ता ना मिलने से हमारी अप्रेंटिस लगी थी 2020 में। 27 जनवरी से हमारी ज्वाइनिंग थी और हमारा बजट यानी पूरे 1 साल का 1 ईयर का रुका हुआ है सर। और हमने कोरोना काल टाइम में भी जो हमारी एक्सटेंड हो चुकी थी, आगे भी हमने काम किया सर, एक्स्ट्रा दिन भी लगाए। लेकिन जैसे मैंने डीओ साहब से बात करते हैं, डीओ साहब कहते हैं बजट नहीं आया हुआ। फिर मैंने सुरेश दुग्गल जी जो बजट पास करते हैं सर, उन्होंने बोला कि आपका बजट आया हुआ है और ये परमिशन नहीं दे रहे। तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली सर। और फिर जब मैंने डीओ साहब से बात की, डीओ साहब बोलते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं सर? और वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में अधिकारियों से गलती हुई है ना, हमें कोई ये बात बता रहा है सर कि ये गलती क्या हुई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर उनकी। सर मेरा नाम गीता है, मैं सीवन से आती हूँ। बीओ के थ्रू मेरी डांड अप्रेंटिस लगी थी। मैंने पूरा 1 साल कंप्लीट किया, खुद का किराया लगा लगा के। गरीब घर से मैं बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे आते ही कहते हैं डीओ के पास जाओ, डीओ कहता है बीओ के पास जाओ। हम किसके पास जाएंगे? और मैं यहाँ बैठी हूँ बीओ ऑफिस के बीच में। अगर यहाँ पे जब तक मेरा कोई समाधान नहीं करेंगे नहीं, ये भी लिखित में नहीं देते भी तेरे 1 साल का बजट 10 दिन के 15 दिन के अंदर डाल दूंगा, मैं यहाँ से तब उठूंगी। अगर मेरा कुछ भी होना, इसके जिम्मेदार पूरा बीओ ऑफिस होगा और डीओ। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए हैं और 31 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 2652
लोगों ने कोरोना को मात दी। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% के पार पहुंच गया। फिलहाल देश में 25,106 कोरोना के मामले एक्टिव है। तो देश में कोरोना से अब राहत मिलती नजर आ रही है। जहां बीते 24 घंटे में 1,134 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वही आपको बता दें कि 2,652 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। जहां बीते 24 घंटे में 31 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वही अगर बात करें हम देश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो अब देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.74% के पार पहुंच गया है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी अब कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 71 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 116 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई और कोरोना का रिकवरी रेट प्रदेश में 98.88% के पार पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें हम जिलों की, तो गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 6, तो यमुनानगर में 3 और सिरसा में भी 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो अब प्रदेश में भी कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में प्रदेश में 71 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 116 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और अगर बात करें प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो अब प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.88% के पार पहुंच गया और बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार की प्रथम श्रेणी के लगभग 4,000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने गोद लिए गए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। तो जहां चंडीगढ़ में वेबिनार के जरिए अधिकारियों से सीएम मनोहर लाल जुड़े, जहां ग्राम संरक्षक योजना के तहत काम को लेकर के अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए। वही आपको बता दें कि इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने गोद लिए गए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। तो वेबिनार के जरिए सीएम मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार में जुड़े, जहां सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4,000 राजपत्रित अधिकारियों से सीएम मनोहर लाल जुड़े और उन्होंने इस दौरान कहा कि इस योजना के तहत अधिकारी एक ही गांव को गोद लेंगे और उनके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। तो वही मुख्यमंत्री ने गोद लिए गए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। तो ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4,000 राजपत्रित अधिकारियों से सीएम मनोहर लाल जुड़े। कृषि मंत्री जेपी दलाल कुरुक्षेत्र के जयराम शिक्षण संस्था के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जयराम संस्थान के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। तो वही इस दौरान जेपी दलाल ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि मामला अभी उच्च न्यायालय में और हमारी जीत भी हो चुकी है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम बार बार प्रार्थना भी करते हैं कि हरियाणा की प्यासी धरती और हरियाणा के किसानों को उनका हक जरूर दें। वहीं आप सांसद सुशील गुप्ता के 30 विधायकों के संपर्क में आने पर जेपी दलाल ने कहा कि विधायकों के संपर्क में आने से आम आदमी पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि 2 साल बाद बच्चे हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से हालात भी सामान्य होते जा रहे हैं। जयराम शिक्षण संस्थान के प्रांगण में इन बच्चियों के बीच में जो उत्सव से भरा हुआ माहौल है और कोविड की बीमारी के बाद ये हंसते खेलते बच्चे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है
और ये मुझे उम्मीद है कि इस संकट से हमारा देश निकल चुका है और फिर दोबारा से उसी तरह से बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, खिलखिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ और इन बच्चों की प्रतिभा को देख करके मुझे पूरा भरोसा है कि 21वीं सदी भारत की है। ये प्रतिभावान बच्चे जोश से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए, ये हमारी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, भारत का नाम पूरा दुनिया के अंदर करेंगे। जयराम शिक्षण संस्थान लोहार बाजरा ने 2.5 साल से बच्चे अपने घरों में कोरोना की वजह से कैद थे। सब बच्चे डिमोरलाइज थे, चेहरे पे उत्साह नहीं था। तो बच्चों में खुशी का माहौल बनाने के लिए आज जयराम गर्ल्स कॉलेज ने, स्कूल ने, बीएड कॉलेज ने, सब ने मिलकर के ये एनुअल फंक्शन रखा है, जिससे बच्चों में एक उत्साह बने, उनमें कॉन्फिडेंस आवे कि 2.5 साल से जो कोरोना की वजह से वो थोड़ा बच्चे उत्साह में नहीं थे, तो उनके चेहरे पर रौनक लाने के लिए उसी माहौल में आए जो बच्चों के चेहरे पर खुशी होती है। ये खुशी लाने के लिए एक आज प्रयास किया। यमुनानगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जैसे मंच पर संबोधन शुरू किया तो कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे की खींचातानी करने लगे। आप पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के प्रभारी के सामने ही पहले स्टेज पर बहस करते नजर आए। स्टेज से उठकर खुद प्रभारी ने दोनों कार्यकर्ताओं को समझाया। सिर्फ पार्टी विरोधी ही नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला गोवा के अंदर। इस बार 2 आई है, अगली बार 100% 100 आएंगे। क्या लगता है और भी पार्टी इसमें शामिल हो सकती है आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी सिर्फ ईमानदार राजनेताओं का स्वागत करती है, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, जिनका चरित्र ठीक हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत का असर हरियाणा में भी देखा जा रहा है, जिसके बाद अब शाहबाद के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल पहुंचे तो सुनील कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल ने कहा कि देश में जो सरकार इस विश्वास के साथ बनाई गई थी कि जनता के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। लोग इसी विश्वास के साथ जनहित में कार्य होंगे। देखिए, देश के अंदर जो सरकारें बनाई गई वो इस बात के लिए बनाई गई थी कि वो कुछ करेंगी किसी जनता के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आम आदमी पार्टी के हक में इसलिए वोट आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जनहित के काम हो, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम वो करके दिखाए हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर दी, वही मॉडल पंजाब के अंदर लागू हुआ। और पंजाब के अंदर सरकार बनने के बाद 4 दिन के अंदर वो फैसले ले लिए गए जो सरकारों से कई सालों में नहीं लिए गए। 125 करोड़ तक के मुआवजे दिए गए हैं किसानों को और 25,000 नौकरियां निकाली गई हैं। अगर ये काम पिछली सरकारें कर देती तो शायद आम आदमी पार्टी के आने की जरूरत नहीं थी। आज लोग जानते हैं कि एक ही आदमी काम कर सकता है, वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बनाता, वो गारंटी देता है और उन गारंटी को पूरी करने का काम करता है। मेरे पंचकुला के प्रोग्राम थे और मैं यहाँ से निकल रहा था तो सुनील जी का फोन आया मेरे पास। कल तक के जितने प्रोग्राम थे वो साथ थे। यहाँ से निकलते हुए इन साथियों का फोन आया और हमने ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया। ये इस तरीके का प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, और नहीं तो ये पूरी टीम, कल भी मैं पूरी टीम के साथ था। मंडी के अंदर हमने ज्वाइनिंग करवाई है, उसके बाद कई गाँव के अंदर गए हैं। 22 तारीख को फिर से गाँव के अंदर प्रोग्राम है जहाँ पे पूरी टीम देखने को मिलेगी। जो हमारे उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री हैं सुखबीर चहल जी, इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये इंजीनियर रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का झंडा इन्होंने बहुत ज़्यादा बुलंद किया है। अपने इंजीनियर की बैठे हुए हजारों लाख रुपए कमा सकते थे, जो कि वो छोड़कर इन्होंने अपना घर बार छोड़ के पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करा है। आज इनकी बदौलत ही पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कहूँगा उत्तरी हरियाणा के नहीं पूरे हरियाणा के अंदर, कि एक पौधा लगाया था इन्होंने जो कि एक वृक्ष का रूप लेता हुआ जा रहा है। और आने वाले आगे चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। आप माहौल देख रहे हो कि अभी इलेक्शन हरियाणा का 2024 में लगभग 2 सवा 2 साल पुराना है, अभी शेष है उनके दिन।
और ऐसा माहौल हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कुछ दिनों बाद है। करनाल के सेक्टर 9 स्थित मंदिर में कश्मीरी हिंदुओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। इसमें त्रासदी के समय मारे गए लोगों की शांति की कामना की, साथ ही प्रार्थना की कि कश्मीरी हिंदुओं पर जो जुल्म हुए वो किसी के भी साथ ना हो। वहीं करनाल में रहने वाले 32 परिवारों ने सीएम मनोहर लाल से करनाल में कहीं भी मंदिर के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की, जहां पर वो पूजा पाठ करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इसी के लिए वे जल्द ही सीएम से मिलेंगे। साथ ही यदि केंद्र सरकार कश्मीर में सुरक्षा के जिम्मे के साथ उन्हें भेजे तो वे जाने के लिए तैयार है। ओम स्वाहा इदम सूर्याय नमः देवेभ्यो स्वाहा विश्वे देवेभ्यो नमः। बस हम बताना चाहते हैं कि हमने कितनी पीड़ा सही है, फिर भी हम अपने पाँव में खड़े हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है और हमें उम्मीद है आने वाले सरकार से, खट्टर साहब से, मेघा भंडारी जी से कि वह हमें एक ज़मीन दे जहाँ पे हम अपना भवन बनाए और वहाँ अपनी रीति रिवाज, अपना कल्चर को जागृत करें। यादें तो झंझोड़ दी, हमारे घाव नोच दिए, पर हम ये कहते हैं कि हमारे पर फिल्म बनी है, ये तो उनके पर भी बनी है कि वो कितने कायर थे, क्या क्या उन्होंने किया, हमारे से जुल्म की है। या गंदगी उनकी दिखी नहीं, वो गंदगी वो उनको देखनी चाहिए, वो कितने गंदे हैं, कितनी गंदी सोच है उनकी, किस तरह हमें लूटा, हमारी इज्जत लूटी, हमारे को बुरी तरह से धकेल के घर से निकाला। क्या भविष्य में दोबारा जाना चाहेंगे? अवश्य जाना चाहेंगे। अगर हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हमारा साथ दें, अमित शाह जी साथ दें तो हम जरूर जाएंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीश कोल है और मैं यहाँ पे NDRA में पढ़ता हूँ। जी, हम जो हवन कर रहे हैं ये 2 साल से हम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोरोना, और अभी आज कोरोना जो है थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, तो हम ये एनुअल हवन करते हैं। ये इसके पीछे कारण ये भी है कि हम करनाल में अभी, और करनाल की इन जनरल पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से हम हर साल ये हवन करते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 40-42 फैमिलीज कश्मीरी पंडित्स की रहती हैं, जो 89-90s में उसी त्रासदी के दौरान जो है देश के अलग अलग कोनों में शिफ्ट हो गई थी। तो 89 में कुछ 40-45 फैमिलीज जो है वो करनाल में शिफ्ट हो गई थी। बस उन्हीं के साथ साल में एक बार ऐसे मिलके जो है अपनी के लिए भी और करनाल वासियों के लिए भी हम जो है शांति के लिए हवन करते हैं। बीच में डालिए खड़ी, बीच में खड़ी डालिए, खड़ी डाल दीजिए, ऐसी पतली पतली बिल्कुल। प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण पर हुई चर्चा के बावजूद प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यमुनानगर में एक चर्च में प्रार्थना सभा और कीर्तन एवं धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन एकता विहार कॉलोनी में पहुंचे हिंदू संगठनों की ओर से भी इस इलाके में एक घर में कीर्तन किया जा रहा था, जिसके बाद भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे। चर्च में लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसी बीच डीएसपी सुभाष चंद्र भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने डीएसपी के साथ भी बदतमीजी की। इसी दौरान पुलिस ने पाथरी को हिरासत में ले लिया। किसी दलित के घर में गए हो आज तक? मुझे कहते हैं डीएसपी साहब अपने आप नहीं गए होंगे। सर भाई साहब ये है कि ये पिछले जब भी संडे आता है, पिछले संडे गए उससे पिछले संडे में इनके यहाँ पे एक प्रेयर होती है, और ये जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा परेशान है क्योंकि बड़े बड़े माइक लगा के यहाँ पे बोझ आवाज में बोलते हैं। यदि कोई पड़ोसी वहां उनके पास जाता है कि भाई ये जो आप इतने शोर किया हुआ आप वो बंद कर लो, परंतु ये बंद नहीं करते। तो पिछले संडे भी हम आए थे तो एसएचओ साहब ने कहा था कि ये दोनों पक्षों को बुला के जो ये समाधान है इसका कर देंगे, परंतु जो दूसरा पक्ष है वो आया नहीं है बिल्कुल भी, ना तो एसएचओ की बात सुनी है ना डीएसपी की बात सुनी है। और आज भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए होते हैं इनके चर्च में, आने के बावजूद इन्होंने यहाँ जोर जोर से हल्ला करा। तो हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पे आए और कीर्तन रखा हुआ था अपने फौजी साहब के घर, तो जो इनको है यहाँ पे इन्होंने डीएसपी के साथ बदतमीजी करी और डीएसपी साहब ने
हमारे उदयवीर शास्त्री के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। तो अपने जो लोग हैं वो काफी भड़के हैं कि आप एक पक्ष की बात सुन रहे हो, आप दूसरे पक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। परंतु अब ये है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो फादरी है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराता था, उसे डीएसपी साहब और उनकी टीम पकड़ के ले जा चुकी है। कुरुक्षेत्र में राजनीति में भागीदारी को लेकर प्रदेश स्तरीय कश्यप समाज की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में युवाओं को समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप को हरियाणा में चेयरमैन देने की भी मांग की। साथ ही बैठक में सभा की ओर से कई प्रमुख मुद्दे भी रखे गए। मेरा नाम जय भगवान कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद सभा। साथियों, मेरा तो सिर्फ पर्पज यही है, जो युवा शक्ति है, मैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर युवा शक्ति को इतना मजबूत बना दूंगा। मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए। हमें किसी पार्टी पर टिकट नहीं मांगना पड़ेगा। जब वो आएंगे हमारे युवा साथियों पे, हमारे प्रधानों पे, हमारी मेन बॉडी पे, प्रधान जी टिकट किसको देना, हम अपनी तैयार करेंगे अपने युवा साथियों को आगे के लिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, भाई रामकुमार ने वैसे तो कह दिया, अगर खट्टर का दिमाग अभी सही नहीं हुआ, अरे हमारा एक एमएलए है, एक 20 लाख आबादी में एक एमएलए बन भी गया, क्या कुछ कहीं स्थान नहीं दे सकते, कहीं अच्छी चेयरमैन नहीं देते। इस पावन धरा पर पहुंचने पर हरियाणा कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर 184 के सभी मेरे सम्मानित जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान जी, स्टेट प्रधान समय सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे रामकुमार एडवोकेट करनाल से जी, और हमारे युवा के अध्यक्ष मन्नू कश्यप गरोंडा जी, उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर जी करनाल, और मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी गई है हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन एवं प्रभारी, मैं इसके लिए पूरी कार्यकारिणी का आभारी हूं। और आने वाले दिनों में हम सब युवा मिलकर अपने समाज में गांव दर गांव जाएंगे, अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य कोई किसी धर्मशाला पे कब्जा करने का नहीं है। कैथल में एक निवासी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 10,000 का लोन नाई की दुकान का सामान लेने के लिए अप्लाई किया था और उसका लोन भी पास हो गया, लेकिन उसने लोन नहीं लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। एसपी मकसूद अहमद ने इसकी जांच की और चेतावनी देकर छोड़ा गया और आगे से वार्निंग दे दी गई कि अगर किसी ने सरकार की जारी योजनाओं में कमीशन खोरी का काम किया था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक शुरू की है, जिसमें कि जो गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय सालाना 1,80,000 से कम है, वो 1 लाख तक के एक लोन अप्लाई कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए। तो हमारे पास भी एक हमारे यहाँ के कलायत के किसान एक वो हैं जो कि नाई का काम करते हैं, उन्होंने इसमें लोन के लिए अप्लाई वो करना चाह रहे थे। तो उन्हें जब पता चला कि भाई लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कोटेशन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने सामान जो भी खरीदना चाहते थे रोज़गार अपना चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने कोटेशन के लिए यहाँ पे कैथल में जो सप्लायर हैं उनसे संपर्क किया, तो उनसे उसमें कमीशन की मांग की गई। और जब ये बात उसके बाद उन्हें लगा कि अगर मैं कमीशन ही दूंगा तो फिर मेरे पास में जो वैसे ही मुझे 1 लाख का लोन मिलेगा तो मैं कमीशन कहाँ से दूंगा, जब पहले से कोई गरीब है उसको इस तरह से कमीशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने ये बात हमें इन्फॉर्म करी। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने उनसे भी बात करी जो कंप्लेनेंट है, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके इस बारे में कहा कि भाई इसकी जांच की जाए और अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं जो हमारी सरकार की अच्छी नीतियां हैं उनमें भी कोई गरीबों की सहायता के लिए जो नीतियां चल रही हैं उसमें भी कमीशन की अगर मांग करते हैं तो ऐसे लोगों पे तुरंत अंकुश लगाया जाए। सर, मैंने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत है ना लोन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें मेरे पास सीएम की तरफ से कॉल आई है कि आपका लोन, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन क्यों नहीं मिला है सर। तो मैंने सर उसमें उनको बोला कि सर मैं कोटेशन वगैरह के लिए गया था, कैथल आया था,
कैथल कोटेशन के में जो कोटेशन देनी होती है ना, उसमें जो 10% का सिस्टम होता है ना सर, वो उसको मैं कमीशन समझ गया था, जो उनको देना होता है। तो बिल कटती है, तो GST वगैरह कटती है जो, तो उसको कमीशन समझ गया था, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।